नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे उस इस्तीफे की जो सुनने में साधारण लगता है, लेकिन उसकी परतें उतनी ही गहरी हैं जितना लोकतंत्र का मौन गंभीर होता है। भारत की आजादी को 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इन सालों में हमने बहुत कुछ देखा है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे देखे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव देखे हैं, गवर्नरों की बगावत देखी है और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां भी सुनी हैं। लेकिन लोकतंत्र के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ है जब देश का उपराष्ट्रपति सुबह तक अपनी कुर्सी पर सक्रिय रहता है और शाम होते ही कहता है, अब और नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब इसे आप सामान्य इस्तीफा मत समझिए, यह इस्तीफा नहीं है, यह इस्तीफा लिया गया है। और इस अंदाज में लिया गया है कि 2 दिन के भीतर ही सरकारी बंगले से बेदखली का नोटिस भी जारी कर दिया गया। ना कोई विदाई, ना कोई औपचारिकता, ना सत्ता पक्ष की तरफ से एक शब्द, ना संसद में 1 मिनट का मौन। यह वही सत्ता है जो विदाई के वक्त घंटों भाषण देती है, लेकिन यहां चुप्पी पसरी रही। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सत्ता का सबसे करीबी व्यक्ति अचानक गैर जरूरी हो गया? क्या यह सिर्फ स्वास्थ्य कारण है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक पटकथा है? राजनीति में बीमारी कई बार बहाना होती है, खासकर तब जब असली वजह बताना सत्ता के लिए असहज हो जाता है। और जब सत्ता को कोई बात असहज लगती है तो वहां से शुरू होती है पर्दे के पीछे लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट का पहला संवाद सुनाते हैं वही रजत शर्मा, जिन्हें सत्ता का सबसे करीबी पत्रकार माना जाता है। वही रजत शर्मा जिनके कार्यक्रम में देश के सबसे बड़े नेता सहज हो जाते हैं। वही रजत शर्मा कहते हैं, उपराष्ट्रपति सरकार के लिए एम्बेरेसमेंट बनते जा रहे थे और इसलिए उन्हें संकेत दे दिया गया कि रास्ता अलग कर लो। अब यह बात अगर कोई विपक्षी नेता कहता तो शायद लोग इसे राजनीतिक हमला मानकर नजरअंदाज कर देते, लेकिन जब वही कहे जो सत्ता की हर नीति का समर्थन करता रहा हो तो बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जहां धुआं होता है वहां आग भी जरूर होती है। अब सवाल है, टकराव की शुरुआत कहां से हुई? उपराष्ट्रपति बनने के बाद धनखड़ साहब का आचरण ऐसा हो गया था जैसे वो सरकार से सीधे जुड़े हुए हों। सत्ता पक्ष को खुश करने की होड़ में उन्होंने राज्यसभा में विपक्षी नेताओं को बार बार टोका, उनकी आवाजें दबाई। यहां तक कि एक बार राहुल गांधी ने उनकी मिमिक्री भी कर दी थी, जिससे संसद का माहौल और गर्म हो गया था। दूसरी तरफ उन्होंने बार बार कहा कि संसद सर्वोच्च है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को सार्वजनिक मंचों पर लताड़ा, जजों की आलोचना की। यह रवैया न्यायपालिका को नागवार गुजरा। सुप्रीम कोर्ट में यह संदेश गया कि क्या यह सब सरकार के इशारे पर हो रहा है? अब धीरे धीरे धनखड़ साहब को एहसास होने लगा कि जिस सत्ता को वह अपना समझते थे वही सत्ता अब उन्हें किनारे कर रही है। उन्होंने अपनी बात कई मंत्रियों तक पहुंचाई, आरएसएस से संपर्क किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। घुटन बढ़ती गई और जब सत्ता मंडल से दूरी बढ़ी तो उन्होंने विपक्ष से बातचीत शुरू की। विपक्षी नेताओं से मुलाकात हुई, कांग्रेस नेताओं से चर्चा हुई, अरविंद केजरीवाल से बातचीत हुई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी शुरू कर दी। यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभ गई। सत्ता को यह संकेत मिला कि अब उपराष्ट्रपति अपने रास्ते पर चल पड़े हैं। और फिर आया वह फोन कॉल जिसमें कहा गया, धनखड़ साहब का मामला बताता है कि अगर आप सत्ता में रहकर अपनी सोच रखने की कोशिश करेंगे तो वही सत्ता सबसे पहले आपको किनारे कर देगी। अब बहुत हो गया, या तो इस्तीफा दो या फिर तुम्हारे खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। यानी जिसे कभी सत्ता की ढाल माना गया था वही अब सत्ता के लिए खतरा बन गया था। और सत्ता अपने खतरे को हमेशा चुपचाप हटा देती है। ये वही जगदीप धनखड़ हैं जो कभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से सीधा टकराते थे, जिनकी निष्ठा की वजह से बीजेपी ने उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया। लेकिन जब वही निष्ठा सोच में बदल गई तो सत्ता ने भी अपनी दिशा बदल ली। यह वही लोकतंत्र है जहां सवाल पूछने पर जवाब नहीं मिलता बल्कि चुप्पी मिलती है। अब सोचिए, देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति की विदाई पर प्रधानमंत्री तक सिर्फ एक ट्वीट करते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। ना कोई सम्मान। यही लोकतंत्र है जिसकी दुहाई हर चुनाव में दी जाती है। अब अगर आप पूछें कि विपक्ष क्या कर रहा है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यही विपक्ष जो कभी उन्हें तानाशाह कहा करता था आज उनके लिए सहानुभूति जता रहा है। यही विपक्ष कहता है कि यह इस्तीफा नहीं, इस्तीफा दबाव का नतीजा है। फर्क साफ है, सत्ता समर्थन करती है लेकिन असहमति पर बलि चढ़ा देती है। विपक्ष सवाल करता है लेकिन अपमान नहीं करता। इस पूरे घटनाक्रम से 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। पहली यह कि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद जितना संविधान में मजबूत दिखाया गया है, हकीकत में उतना ही सीमित हो चुका है। और दूसरी बात यह कि सत्ता की नजदीकी कोई सुरक्षा कवच नहीं है। धनखड़ साहब का मामला बताता है कि अगर आप सत्ता में रहकर अपनी सोच रखने की कोशिश करेंगे तो वही सत्ता सबसे पहले आपको किनारे कर देगी। सत्ता में निष्ठा स्थायी नहीं होती। आज अगर आप प्यादा हैं तो कल मोहरा बना दिए जाएंगे और फिर किसी नए मोहरे के लिए हटा दिए जाएंगे।
धनखड़ साहब ने शायद यह भी समझ लिया था कि अब सत्ता उनके साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने चुपचाप विदा लेना बेहतर समझा ताकि अपमान से पहले खुद को बचा सकें। और अंत में यही कहा जा सकता है, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और इस्तीफा आते ही नामों का बाजार गर्म हो गया। किसे बनाया जाएगा नया उपराष्ट्रपति? क्या वह व्यक्ति केवल एक औपचारिक चेहरा होगा या वह भी किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा बनेगा? इस बार चर्चा में जो नाम सबसे ऊपर है वह है शशि थरूर का नाम, एक ऐसा नेता जो विदेश नीति से लेकर संसद की बहसों तक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि शशि थरूर उपराष्ट्रपति बनेंगे या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या कांग्रेस से जुड़ा कोई चेहरा इस पद तक पहुंच सकता है या यह सिर्फ अटकल है? क्या सत्ता पक्ष वास्तव में एक विपक्षी नेता को इतनी बड़ी संवैधानिक कुर्सी देगा या फिर यह चर्चा भी एक तरह का ध्यान भटकाने वाला मुद्दा है ताकि असली इस्तीफे की वजह पर कोई सवाल न करे? क्योंकि अगर विपक्ष से किसी को यह पद मिलता है, उम्मीद है आपने इस कहानी से कुछ सीखा, कुछ समझा और लोकतंत्र की हकीकत को थोड़ा और जाना। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।